Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcome to all of you at e-lecture series of Thermodynamics. In the last lecture, हमने thermodynamics के basic definition पढ़ ली थी. Thermodynamics की definition से हमारे पास अलग अलग terms derive हुई थी, जिसमें से एक term थी system. वहाँ से हमने system, surrounding और boundary की definition पढ़ी. फिर next हमने cover किया था type of system, जिसमें हमने पढ़ा open system, क्लोज सिस्टम एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम. नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम की. तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर की भी शुरुआत ही करते हैं. प्रॉपर्टीज़ मीन्स किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को. जहाँ से हमने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ के दो टाइप होते हैं. एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी. एंड मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मास पर डिपेंड करती है. फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके आगे स्पेसिफिक वर्ड अगर ऐड किया हुआ है तो उसका सिंपल सा मीनिंग हमें याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी पर केजी के लिए डिफाइंड है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब. वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब. अगर उसके आगे वर्ड ऐड हो जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम तो इसका मतलब है वॉल्यूम पर केजी, यानी मीटर क्यूब पर केजी. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. द रेशियो ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम टू दैट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एन एवरेज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बेसिकली क्या बताया यहाँ पे, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम पर केजी के लिए अगर डिफाइन कर पा रहे हैं, पर केजी के लिए डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम है उसका होता है मीटर क्यूब यूनिट. अगर हम उसे यूनिट मास के लिए डिफाइन कर रहे हैं यानी पर केजी के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी. तो ये जो प्रॉपर्टी अब निकल के आई है यूनिट मास के लिए, ये प्रॉपर्टी क्या रहेगी? अब इंटेंसिव कहलाएगी. जबकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या था? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर हम अगर किसी भी यूनिट को यूनिट मास के लिए अगर डिफाइन करते हैं, पर केजी के लिए डिफाइन कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में. जैसे कि टोटल एनर्जी, हमने बोला स्पेसिफिक एनर्जी, तो स्पेसिफिक एनर्जी भी क्या होगी? जूल पर केजी. इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी जितनी भी हो, चाहे वर्क हो, हीट हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट होती है जूल. चाहे कोई भी टाइप की एनर्जी हो तो जूल पर केजी जहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाए यानी वो क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब हमने एग्जाम्पल में एक्सटेंसिव में पढ़ा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, तो कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक एंट्रोपी तो उसका मतलब वो प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. हमेशा याद रखना है कहीं पर भी स्पेसिफिक वर्ड अगर आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है तो श्योरली वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी. क्यों? स्पेसिफिक का मतलब है कि यूनिट मास के लिए उसको डिफाइन किया गया है और यूनिट मास के लिए अगर डिफाइन किया जा रहा है तो प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया जिसके 3 सेक्शन ले लिए आफ्टर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या टर्म है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल से कि क्या होता है इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे अगर हम देखें तीनों सेक्शन में वॉल्यूम V1, V2 और V3 है और हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. ऐसा ही एनर्जी के टर्म में होगा E1 प्लस E2 प्लस E3. ऐसा ही मास के लिए होगा. जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती. ये तो हमें पता है ये मास पर और साइज पर डिपेंड नहीं करती है. यानी कि जो जैसे हमने बोला था इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो हर बॉक्स में सेम रहेगा. V1 में भी उतना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है, V2 में भी उतना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है, V3 में भी उतना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है और टोटल तीनों बॉक्स को कंबाइन करके एक बॉक्स बनाया जाएगा, उसका भी स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना ही रहेगा. यानी यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करती. जबकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी? तीनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही थी. V1, V2, V3 को ऐड कर रहे हैं तो टोटल का जो कंबाइंड बॉक्स है वो निकल के आ रहा है. यानी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना वो मास पर डिपेंड करती है जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती. नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं.
सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एंड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पढ़नी है स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस। सबसे पहले हमने सिस्टम को डिफाइन किया, जिसकी स्टडी करनी है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन के लिए आई प्रॉपर्टी। अब स्टेट क्या कहलाती है? किसी सिस्टम की कुछ फिक्स प्रॉपर्टी होगी, किसी सिस्टम की कुछ फिक्स प्रॉपर्टी होगी, वो उसी कहलाती है स्टेटिक। अब एनर्जी का इंटरेक्शन करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे? उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, तो ये उसकी एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है। पर्टिकुलर ये स्टेट है उसकी, जिसको हमने नंबर देते हैं 1। ये है स्टेट 1, जिस पे उसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डायग्राम से भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे जो दो डायग्राम बना रखे हैं उनमें स्टेट 1 को डिफाइन किया गया है। टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल्यूम मान लिया 1.5 मीटर क्यूब है, इसका कुछ प्रेशर भी होगा, और मास मान लिया 2 kg है। अब इस सिस्टम में हमने मान लो एनर्जी का कुछ इंटरेक्शन करवाया या फिर कोई नया लिक्विड इसमें पोर कर दिया, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर फिर भी इसमें सेम ही माना इक्विलिब्रियम के लिए, तो स्टेट 2 पे पहुंच गया। कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है तो सिस्टम की क्या हो रही है? स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट एज ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, फॉर एग्जांपल मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैंने बताया था, और ये सिस्टम के करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। पर्टिकुलर एक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इनकी जो वैल्यू है वो स्टेट को डिफाइन करती है। एनर्जी इंटरेक्शन के बाद इनमें से किसी में भी अगर कोई चेंज आता है, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है, तो वो क्या करेगी? स्टेट को चेंज होता हुआ बताया जाएगा कि ये स्टेट 1 थी, ये स्टेट 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहीं पे एक चीज़ जो बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या होते हैं। जब स्टेट चेंज होती है, स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर सिस्टम जिस पाथ के द्वारा पहुंचता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जिस मेथड के द्वारा पहुंचता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस बोल देते हैं। डिटेल में डेफिनेशन आगे आएगी, लेकिन मैंने इसको स्टेट से यहाँ पे लिंक कर दिया। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मो को जब भी हम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम जो टर्म है वो बार बार यूज़ होती है। इसका मतलब क्या है? अब क्या है, एक वर्ड आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है और फेज इक्विलिब्रियम भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये चारों जो इक्विलिब्रियम बताए हैं ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब ये चारों इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है? दो सिस्टम जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, दो सिस्टम नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। जब दोनों कॉन्टैक्ट में हैं तो उनमें क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और एक ऐसी स्टेट आ जाए जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, उस स्टेट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। अब ये जो नाम है, जैसे यहाँ पे एक नेम है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उसमें सिर्फ बात करेंगे टेम्परेचर की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे फोर्सेस की, फेज इक्विलिब्रियम में बात करेंगे फेज की, और केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल की। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। व्हेन द टेम्परेचर इज द सेम थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने चाय का कप रखा, चाय का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? अब क्या होगा? जो चाय है उससे क्या होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, याद रखना ये बात। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कप है और सराउंडिंग जो है हमारा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो चाय ठंडा होना शुरू करेगी। ठीक है, चाय हीट निकलना शुरू होगा चाय से। तो अब क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ चाय ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी वाली पोजीशन कब आती है? जब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में पहुँच जाते हैं, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम पहुँच जाता है। उस स्टेट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज ए नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, हाउएवर द प्रेशर में वेरी विद इन द सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब प्रेशर हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए कि अब प्रेशर वेरी नहीं करेगा, अब ये प्रेशर इतना ही है, कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया चेंजेस में,
उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का आगे जाके फिर कांस्टेंट हो जाना, प्रॉपर्टी आगे चेंज नहीं होगी, वो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है स्टेट 1 पे P1 T1, तो ये प्रॉपर्टी P1 T1 तभी डिफाइन हुई है जब ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आया है। फिर जब हमने उसको हीट दी तो उसका प्रेशर टेम्परेचर हो गया P2 T2, अगेन P2 T2 वो प्रेशर टेम्परेचर है जहाँ पर फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया है। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इन ए टू फेज सिस्टम व्हेन द मास ऑफ ईच फेज रीचेज एन इक्विलिब्रियम लेवल, उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। यानी अब फेज में और चेंज नहीं होगा, उसको बोल देंगे फेज इक्विलिब्रियम। फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, मतलब अब ना तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है वो, ना लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जितना सॉलिड है वो उतना कांस्टेंट रहेगा, जितना लिक्विड उतना कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। फिर एक कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। केमिकल जो कंपोजिशन है किसी भी सिस्टम का, फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल चाय है, चाय के अंदर शुगर डाल रखा है, तो अब शुगर उसमें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हमने फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दी, तो हम क्या देखते हैं कुछ देर के बाद हम उसमें शुगर जो है ना मिक्स होना बंद हो जाती है। अगर आप शुगर और पोर करते रहो, ज़्यादा ज़्यादा शुगर डालते रहो, तो एक टाइम के बाद आप उसको कितना भी स्टिर कर लो, कितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश कर लो, लेकिन उसमें शुगर मिक्स नहीं होती है। तो मतलब क्या है, जितना वाटर उतना वाटर रहेगा, वाटर में और शुगर ऐड नहीं होगी, और शुगर है वो उसी फेज में रहेगी। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि मतलब जो अपना सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम फेज पे पहुंच चुका है, ना तो अब वाटर में और शुगर मिक्स हो पाएगी। ठीक है, तो यानी जितना वाटर है उतना वाटर रहेगा, शुगर है उतना शुगर रहेगी, उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये चारों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम सिस्टम, कि वो सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। अब हम कुछ और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे साथ ही साथ। जैसे एक डेफिनेशन है गैस, एक टर्म काम में आएगा, हमें पता है 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक टर्म काम में आती है वेपर। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। जब हम क्या बात करते हैं, कोई लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, फेज चेंज पता है, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, अगर उसको हीट दे रहे हैं, लिक्विड चेंज होगा गैस में। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि अगर कंप्लीट इवेपोरेशन हो रहा है, यानी लिक्विड कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो चुका है, अपनी स्टेट चेंज कर चुका है लिक्विड का, तो उसको बोलते हैं गैस। और अगर पार्शियल वेपराइजेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेपर। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे परफेक्ट गैस की, जिसके लिए हम पूरी की पूरी स्टडी करते हैं। हमारे जितने भी लो देखेंगे वो परफेक्ट गैस के लिए लो होंगे। अब बात करते हैं, एक टर्म आएगी बार बार, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एक टर्म आएगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फिर एक टर्म काम में आएगी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या बताती है? स्पेसिफिक हीट होती है, अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मास है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी स्पेसिफिक हीट क्या कहती है, वो अमाउंट ऑफ हीट बताती है कि किसी भी, मान लो कोई सिस्टम है जिसका मास हमारे पास m है, उसका हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ही बढ़ाना है। उसका मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हमें उसको 21 पे लेके जाना है, उसके लिए हमें कितनी उसको हीट देनी पड़ेगी। यानी यूनिट मास है, 1 kg मास ले रखा है हमने, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट, जिसकी डेफिनेशन होती है Q बराबर हम लिखते हैं mc डेल्टा T। यहाँ पे जो C आता है, Q यहाँ पे हीट है, M यहाँ पे मास है, C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T टेम्परेचर में डिफरेंस है कि सिस्टम का पहले टेम्परेचर कितना था और बाद में टेम्परेचर कितना है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी भी सिस्टम का यूनिट मास का 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। फिर आता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहते हैं, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर मैथमेटिकली। डायरेक्टली जूल्स लॉ ये कहता है
कि किसी भी परफेक्ट गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर रहती है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर में चेंज के। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें किसी सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसकी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी थी वो चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट बोलेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, जिसको हम लिखते हैं डी बराबर एम सी डेल्टा टी। सेम यही फॉर्मूला रहता है स्पेसिफिक हीट के टर्म में, इसको लिखेंगे डी क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर सी जो है वो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने आगे शुरुआत की थी प्रॉपर्टीज़ से आगे, जहाँ पर सबसे पहले हमने देखा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसके आगे स्पेसिफिक वर्ड मिल जाए उसका मतलब क्या है, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आए थे स्टेट, प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। स्टेट का मतलब वो है जहाँ पर फिक्स एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टी का एक फिक्स जो सेट है वो कहलाता है उस सिस्टम की स्टेट। अब प्रॉपर्टी इनमें से कोई भी चेंज होती है तो उस सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए जो पाथ फॉलो किया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। फिर हमने बात की इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम से सिंपल मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम आना, जिसको हमने डिफाइन किया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक के लिए हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, फेज इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ये चारों इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब टेम्परेचर फिक्स हो जाना, मैकेनिक इक्विलिब्रियम से मतलब प्रेशर का कांस्टेंट हो जाना या फोर्स का कांस्टेंट हो जाना। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब फेज का और चेंज नहीं होना, जो फेज है उसी फेज में रहना। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि केमिकल जो कंपोजिशन है उसका कांस्टेंट रहना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन रही स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो याद रखना है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी भी 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से नाइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। जब हम आगे चलेंगे इसमें तो हम स्पेसिफिक हीट को भी 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन इतनी ही याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस से आगे कवर करेंगे।